एनर्जी स्पेक्ट्रम विद कपलिंग ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सो इसमें हमारे पास काफी लिटरेचर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बेटा। रोटेशनल मोशन का हम बात कर रोटेशनल मोशन हम की बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि रोटेशनल मोशन कब आएगा, अगर आपके पास डिफॉर्म्ड न्यूक्लियर शेप एग्जिस्ट करेगी, मतलब स्फेरिसिटी से आप जितना दूर जाएंगे आपके पास रोटेशनल स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा एलेबोरेटेड दिखेगा। सो वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर हमारे पास तब दिखता था जब हमारे पास बल्जिंग ऑफ द न्यूक्लियर सरफेस होती थी, जहां आपके पास वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करती थी कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्फेरिकल सरफेस। तो इन दोनों की कपलिंग मोड कैसे रहेगा, मतलब वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्ट्रक्चर आप दो सेम न्यूक्लियस में कब दिखती है, तो दोनों की कपलिंग कैसे होगी, कपलिंग ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो आपके पास न्यूक्लियस में क्या होना चाहिए कि आपके न्यूक्लियस में रोटेशनल स्ट्रक्चर भी होगी, रोटेशनल आपका न्यूक्लियस रोटेट भी करेगा एज वेल एज वाइब्रेट भी करेगा। So collective motion of the nucleus will be treated purely rotational if the rotational frequency is low। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सपोज करिए एक बॉल है न्यूक्लियर, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इट इज रोटेटिंग एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, तो उसमें जो बैलेंस न्यूक्लियर होंगे वो सारे के सारे न्यूक्लियस के साथ ही मूव करेंगे, रोटेट करेंगे। सो अनलेस अनटिल, जब तक आपकी जो ऑर्बिटल जो आपकी रोटेशनल फ्रिक्वेंसी है इट इज नॉट दैट मच प्रेवलेंट, कि इतनी ज्यादा ना हो जाए कि आपके जो बैलेंस न्यूक्लियर है वो आपके उसके जो ऊपर जो कोरियोलिस फोर्स लग रही है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो उसको बाहर ही निकाल दे न्यूक्लियस से। सो इट जो आपकी रोटेशनल फ्रिक्वेंसी है वो उतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, सो एज टू कॉज अनदर फिनोमेना सच एज कोरियोलिस इफेक्ट्स एंड सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट्स, so that the nuclear rotation is it disturbs the nuclear structure। तो इस केस में हमारे पास अदर देन द रोटेशनल मोशन वाइब्रेशन भी एग्जिस्ट करती है। So collective motion of the nucleus can be treated purely rotational। तो आपके जो collective motion होगा न्यूक्लियस का it will be treated purely rotational। कब, if the rotational frequency is low, जब तक आपकी rotational frequency stable रहेगी, मतलब आपका न्यूक्लियस stable रहेगा, rotational frequency low रहेगी, as a result there is no change in the intrinsic structure of the nucleus। तो आपके न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहेगी, उसमें ज्यादा शिफ्ट नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। However, if the frequency of rotational motion increases, अगर आपके पास rotational frequency ज्यादा increase कर जाती है beyond a certain point, उस केस में क्या रहेगा कि आपके पास जो वैलेंस न्यूक्लियन है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो होंगी वो एक्ट करने लग जाएंगी, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है अपने बाउंडेड मोशन में नहीं रहेगा, जो वैलेंस न्यूक्लियन है बाउंडेड मोशन से बाहर निकल जाएंगे एंड दे विल बी मूविंग अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड होने की वजह से आपके पास जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसमें वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर भी इवॉल्व हो जाएगी, जस्ट लाइक बल्जिंग इफेक्ट आपको दिखने लग जाएंगे। So if the frequency of rotation increases, the centrifugal force distorts the nucleus significantly and causing the rotational vibrational interaction। तो आपके पास रोटेशन भी होगी और साथ में वाइब्रेशन भी एग्जिस्ट करेगी, तो दोनों कपलिंग मोड में आएंगे। इन केस ऑफ स्फेरॉइडल न्यूक्लियाई, तो स्फेरॉइडल न्यूक्लियाई के केस में क्या रहेगा, the deformation potential can be written like v of beta, बीटा हम deformation पैरामीटर लेके चलते हैं बेटा, it will be written as e naught plus 1/2 c beta into beta minus beta naught raised to power 2। the value of the vibrational frequency, vibrational frequency में कैसे रहेगा, vibrational frequency का पैरामीटर that will be c beta divided by b2 के रिगार्डिंग रहेंगे। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है, इनको हम ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जानी है, ठीक है जी। उस वेयर ई नॉट इज दी एनर्जी ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एनर्जी रहेगी, सी बीटा जो है इज दी रोटेटिंग कांस्टेंट एंड b2 इज दी मास पैरामीटर। तो आपके पास काफी सारे पैरामीटर दे रखे हैं, हम डिटेल नहीं करेंगे, इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, ओनली सरफेस स्क्रैचिंग है। If we add rotational energy to the above, तो हमारे पास जो वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम रोटेशनल फीचर ऐड कर दें, रोटेशनल फीचर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे I into I+1 के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा आता है। So we can obtain the expression for energy of the nucleus which depends on the deformation parameter beta n। तो deformation parameter हमारे पास दो होते हैं बेटा, एक beta 2 होता है, एक हमारे पास beta 4 होता है। तो लास्ट टाइम मैंने नहीं बताया था, ओनली बीटा ही बताया था। तो डेफॉर्मेशन पैरामीटर beta 2 एंड beta 4 होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ओनली बीटा डिस्कस किया गया है।
So total energy of the nucleus corresponding to vibration as well as rotation. So E naught plus 1/2 C beta, beta minus beta naught raised to power 2 plus H cross square by 6B2 into beta square I into I plus 1. ये वाला फैक्टर क्या रहेगा? H cross square by 2 into tau. tau आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो पैरामीटर है वहां पे लिखे हुए हैं, तो इसको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पे। The equilibrium shape of the deformed rotating nucleus can be obtained by minimizing the E beta. तो स्टेबल न्यूक्लियस कैसे रहेगा या उसकी इक्विलिब्रियम शेप कैसे आएगी, तो उसके इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिफॉर्मेशन कैसे वेरी कर रही है। अगर डिफॉर्मेशन ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस कब तक स्टेबल रहेगा, कब तक नहीं, वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी या कितनी कम या ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए जैसे हम नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि एनर्जी को मिनिमाइज किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डिफॉर्मेशन। सो डीई बाय डी बीटा इट शुड बी इक्वल टू 0 और ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बीटा। सो वहां से हम जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, बीटा इज इक्वल टू बीटा नॉट 1 प्लस 12 एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 इंटू टाउ नॉट आई इंटू आई प्लस 1 इंटू एच क्रॉस ओमेगा बीटा रेज टू पावर 2 के रिगार्डिंग आएगी, वेयर टाउ नॉट की वैल्यू दे रखी है एज वेल एज अदर पैरामीटर्स की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है, वेयर टाउ नॉट एंड टाउ आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द अनपर्टर्ब्ड एंड पर्टर्ब्ड रोटेटिंग न्यूक्लियस। तो पर्टर्ब्ड रोटेटिंग पर्टर्ब्ड कब रहेगा, जब आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके इसमें रहेगा आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, तो वाइब्रेट भी करेगा। The expression for the rotational vibrational energy is given by the expression as given below. तो rotational vibrational energy क्या आएगी, उसमें आपके पास दोनों फीचर आएंगे, एक रोटेशन होगा एक वाइब्रेशन होगा। तो h क्रॉस स्क्वायर बाय 2 इंटू टाउ नॉट आई इंटू आई प्लस 1 प्लस ई बीटा प्राइम इंटू आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 1 का होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ई बीटा प्राइम आपके पास सारे के सारे पैरामीटर दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से इंक्लूड भी कर सकते हैं, आप इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो सारे के सारे ओनली आपके पास जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो सरफेस स्क्रैचिंग है रादर देन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। तो आपके पास सारे के सारे पैरामीटर इस अकॉर्डिंग ही आएंगे। ठीक है जी। सो आज का टॉपिक मैंने बहुत छोटा रखा है बिकॉज आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में जो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था कोलैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट्स है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास सिलेबस में दे रखे हैं रोटेशनल डी मैट्रिसेस दे रखी हैं, वो आपके नोट्स में भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे जितना भी लिटरेचर है उसको आप एक बार खुद से वेरीफाई कीजिए, आप खुद नोट्स खोल के देखिए। आई वांट यू टू ओपन अप द नोट्स एंड सी व्हाट इज गिवन इनसाइड दैट नोट्स। ठीक है, तो जितना भी मोशन मैंने अभी तक कवर किया हुआ है, वेदर इट इज इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट्स, वेदर इट इज 3J सिंबल, 6J सिंबल, 9J सिंबल, और इट इज रापा कोएफिशिएंट, और इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी मैट्रिसेस, वो सारे का सारा पोर्शन जो मैंने अभी तक कवर कर रखा है वो सारे का सारा पोर्शन यहाँ पे दोबारा डिस्कस किया हुआ है। इसको आप एक बार ओपन अप करके देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए किसमें बेटर है, मैंने जो करवाया या ये वाला जो बेटर है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। आपको जहां से समझ आता है आप कवर अप कर सकते हैं, चाहे देवानाथन की बुक है या फिर ये वाले MK पॉल या रॉय निगम की बुक से आप स्टडी कर सकते हैं। तो दोनों में आपके पास सेम लिटरेचर दे रखा होगा, आपको जहां से समझ आता है आप चूज कर सकते हैं बेटा। सो फ्रॉम द कम्युटेशन रिलेशन और समथिंग लाइक दैट, इसमें आपके पास लिटरेचर जो है सारा का सारा दे रखा है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो देवानाथन की बुक से ही होगी। आपको यहाँ पे हौच पौच ही मिलेगा, मिक्स लिटरेचर मिलेगा, खिचड़ी वाला काम है। ठीक है जी। ये वाला पार्ट जो है वो M स्कीम का पार्ट है, M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। आप देवानाथन की बुक में जाके देख सकते हैं, वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं M1 प्लस M2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। वहां पे आपके पास जैसे आपके पास अगर टू पार्टिकल्स है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल का केस है, दो पार्टिकल आपस में कपल कर रहे हैं, उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स जो होंगी वो 0, 2, 4 एंड 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगी। उसमें आपके पास ऑड स्टेट्स नहीं रहेंगी। वो क्यों नहीं रहेंगी, वो आपको आंसर कौन देगा, वो देवानाथन की बुक में दे रखा है। तो M स्कीम के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग सारे के सारे न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए वो सारे के सारे देवानाथन की बुक में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, मैंने सॉल्व भी किए हुए वहां पे अवेलेबल है। ठीक है बेटा। सो इसमें आप चेक कर सकते हैं क्या क्या दे रखा है। इसमें आपके पास जो कपलिंग बना रखी है, M1 M2 के कॉरेस्पॉन्डिंग M बना रखा है, J1 J2 के कॉरेस्पॉन्डिंग J बना रखा है,
क्लेफ्स गॉर्डन कोएफिशिएंट इसको दे रखा है। लेकिन सीजी कोएफिशिएंट के रिगार्डिंग मोस्टली आपके पास बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसलिए बी केयरफुल। मैंने जितना नोट्स को एक्सप्लोर किया है इसमें एज सच जो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व नहीं कर रखे हैं, अब एज सच दे रखे हैं कि j इक्वल टू 1 एंड j2 इक्वल टू 1, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर निकाल के दिखाइए। तो यहाँ पे वो वाली न्यूमेरिकल्स अवेलेबल नहीं है, ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन हम वहां से बेटर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो j की वैल्यू लाइंग बिटवीन j1 माइनस j2 एंड j1 प्लस j2 के रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखी है। इसको आप टेक केयर कर सकते हैं बेटा। इसकी जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वो भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आने वाली चीज नहीं है। ठीक है, इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये बेटर है, कैटबरा नोटेशन में अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज वहां पे हमारे लिए सीजी कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना आसान हो जाता है रादर देन दिस वैल्यू। ये वाला देखिए बेटा, कैलकुलेट सीजी कोएफिशिएंट्स फॉर एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स j1 is equal to 1/2 एंड j2 is equal to 1/2 और j1 is equal to 1 एंड j2 is equal to 1/2 दोनों के लिए दे रखा है। एंड इसके इसमें आपके पास एज सच सॉल्व नहीं है, आपको दोनों खुद होमवर्क करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। तो राका कोएफिशिएंट्स जो है वहां पे दे रखे हैं j इक्वल टू j1 प्लस j2 प्लस j3। वो सारे के सारे डायग्राम्स भी यहाँ बनाए रखे हैं, डायग्राम्स अच्छे हैं, लेकिन देवानाथन की बुक में अच्छे दे रखे होंगे, वहां पे आप चेक कर लेंगे। तो जितना भी लिटरेचर है आपको सारे का सारा देवनाथन की बुक में मिल जाता है, रादर देन बेटर ही मिलता है वहां पे। ठीक है बेटा, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं J1 2 स्कीम एंड 2 3 स्कीम आप यहाँ पे दे रखी है। और इसमें क्या है, रोटेशनल डीमैट्रिक्स का कंसेप्ट है, वो सारे का सारा फंडा वहां पे प्रॉपर्ली डिस्कस है। उसके बाद ये आपने आर थीटा फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो दे रखी हैं एल के विद रिस्पेक्ट टू, ये वाले सारे का सारा पार्ट एम के पॉल का है बेटा। ठीक है, वहां से आप यूज कर सकते हैं। एल स्क्वायर का एंगुलर मोमेंटम है, एल स्क्वायर कब एग्जिस्ट करेगा, अगर इसको साइमल्टेनियसली आप डायगोनलाइज कर सकते हैं हैमिल्टनियन के साथ, तभी इसकी जो क्वांटम स्टेट्स है, क्वांटम लेवल्स है, क्वांटम नंबर्स है, प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाएंगे। तो ये स्टेट कब एग्जिस्ट करती है, इफ एल स्क्वायर कैन बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द हैमिल्टनियन, और यू कैन से एल इज इक्वल टू क्वांटम नंबर। ठीक है जी, तो ये वो आपके अपने वो है, मैंने बोला था कि आपके यू कैन ट्रांसफॉर्म योर स्फेरिकल हार्मोनिक्स विद रिस्पेक्ट टू डी मैट्रिसेस, वो यहाँ पे भी दे रखा है बेटा। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ डी मैट्रिसेस, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है बेटा। ठीक है जी, सो लिटरेचर सारा दे रखा है, इसके विद रिस्पेक्ट टू आपने जो भी लिटरेचर जितना रेलिवेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन स्टडी दैट। सीजी सीरीज होती है, सीजी क्लेफ्स गॉर्डन सीरीज है, वो वहां पे बेटर दे रखी है देवनाथन में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर मूवमेंट्स वाला पार्ट, ये हम बेटा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। फिलहाल की घड़ी एक बार बुक्स को मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दे ही दिया है, इसमें एक बार ओपन करके देख लीजिए। जो देवनाथन की बुक है उसको साइड बाय साइड रखिए और कंपेयर कर लीजिए, आपके पास अगर कुछ जो पोर्शन रह गया है जो नोट्स में कवर किया हुआ या मैंने कवर नहीं किया, तो मुझे एक बार बता देना, उसमें हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है बेटा, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए लेक्चर छोटा ही है, सो जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम